इस लेसन का नाम है कुछ शुरुआती बातें बोलने वाली अंग्रेजी के बारे में। जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसमें ध्वनियाँ होती हैं, आवाज़ें होती हैं। क, ख, ग ये सब ध्वनियाँ हैं, आवाज़ें हैं। इन आवाज़ों को मिलाकर भाषा बोलने वाली भाषा बनती है। अंग्रेज़ी में भी यही बात है। दोनों भाषाओं के बीच में या किसी भी अन्य भाषा और अंग्रेज़ी के बीच में बहुत सारी ध्वनियाँ, बल्कि अधिकांश ध्वनियाँ कॉमन हुआ करती हैं। इसलिए अपनी मातृभाषा को अगर हम ठीक से बोलना सीख लेते हैं, तमिल को, मलयालम को, उड़िया को, हिंदी को, बांग्ला को, तो अंग्रेज़ी भाषा की वो ध्वनियाँ हम ठीक से बोल पाएंगे। दुर्भाग्य से जब हिंदी भाषी हिंदी बोलते हैं तो जो ध्वनियाँ हिंदी में हैं उन्हीं का गलत उच्चारण करते हैं। फिर यही ध्वनियाँ जब अंग्रेज़ी में आती हैं तो वहाँ भी गलत उच्चारण करते हैं। इसलिए अगर हमें अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी सीखनी है तो हमें सबसे पहले अपनी मातृभाषा और इस संदर्भ में जहाँ हम अभी बातें कर रहे हैं, हिंदी भाषा को ठीक से बोलना सीखना चाहिए। हिंदी भाषा के ध्वनियों को ठीक से बोलना सीखना चाहिए। हिंदी भाषी जिन हिंदी ध्वनियों में कंफ्यूज करते हैं, भ्रमित होते हैं, उनकी सूची बहुत लंबी नहीं है। जो सामान्य गलतियां हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं, कुछ ध्वनियों में हैं। और कुछ विशेष व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अन्य ध्वनियों में भी गलतियां करते हैं, जैसे ढ़ ध्वनि को रह कहना, पढ़ना को पढ़ना कहना। हम इस तरह की गलतियों पर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ उन ध्वनियों को देखना है जिनकी अंग्रेज़ी में उपस्थिति है और हम हिंदी में गलत बोलने के कारण अंग्रेज़ी में भी गलत बोलते हैं। आज हम हिंदी की उन ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, 4 जोड़ी ध्वनियों पर, जिनमें कन्फ्यूजन या भ्रम हिंदी भाषियों को रहा करता है और इस कारण अंग्रेज़ी में भी वो गलतियां करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी की अक्षरमाला में आपको च, छ, ज ध्वनि मिलेगी, लेकिन ज ध्वनि का इंक्लूजन अभी नहीं किया गया है। ये ज ध्वनि, मुलायम ज ध्वनि उर्दू से आई है। तो हमारी हिंदी भाषा में, आज की हिंदी भाषा में ज भी है और ज भी है, लेकिन अक्सर हम ज और ज में कंफ्यूज करते रहते हैं। जहाँ ज बोलना है वहाँ ज, और जहाँ ज बोलना है वहाँ ज बोल देते हैं। यही गलती अंग्रेज़ी में करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी में भी दोनों ध्वनियाँ हैं, ज भी है और ज भी है, मुलायम ज और कड़ी ज ध्वनि। र में विशेष दिक्कत होती है हिंदी भाषियों को, क्योंकि हिंदी भाषा में 2 र ध्वनियाँ हैं। एक कड़ी र ध्वनि, जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हिंदी में होता है, रावण, रमा। लेकिन एक और र ध्वनि हिंदी में है जो ज़रा कम बोली जाती है, जो ऋग्वेद में है, ऋषि में है, ऋषभ में है, री में जो आती है उसमें ह्रस्व दीर्घ की बात होती है। लेकिन अगर उससे मुक्त कर दें ह्रस्व दीर्घ से आप, तो आप र ध्वनि पाएंगे, मुलायम र ध्वनि। लेकिन चूंकि यह हिंदी भाषी ठीक से बोल नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें दिक्कत होने के कारण अंग्रेज़ी में भी जो उसकी र ध्वनि है उसमें परेशानियाँ आती हैं। इसी प्रकार फ ध्वनि को लें, हिंदी मूल वर्णमाला में फ मिलेगी आपको, लेकिन उर्दू से आई हुई फ ध्वनि भी हिंदी में चलती है। इन दोनों के बीच हम फ़र्क नहीं कर पाते, और इस कारण चूँकि अंग्रेज़ी में फ ध्वनि का बहुत प्रयोग होता है और फ का भी एक मॉडिफाइड रूप में होता है, बताएंगे हम आपको, इसलिए इन दोनों का फ़र्क हम नहीं समझ पाते हिंदी में। इस कारण अंग्रेज़ी में गलतियाँ हम करते हैं। इसी प्रकार हिंदी में श ध्वनि है और स ध्वनि है, यानी तलव्य श ध्वनि और दंत्य स ध्वनि। लेकिन इन दोनों का फ़र्क बहुत सारे हिंदी भाषी नहीं कर पाते। कोई तो श, तलव्य श बोल ही नहीं पाते। अंग्रेज़ी में तलव्य श बहुत ही महत्वपूर्ण ध्वनि है और अक्सर इसका प्रयोग होता है, और इस ध्वनि का प्रचलन इतना अधिक हिंदी में होते हुए भी हम चूँकि उसका उच्चारण करना नहीं जानते, इसलिए इंग्लिश में भी गलतियाँ करते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हमें अपनी मातृभाषा को ठीक से बोलना सीखना चाहिए, हिंदी को ठीक से बोलना सीखना चाहिए।
और इसका अभ्यास करने से हमें अंग्रेज़ी में बहुत लाभ होगा। 95% अंग्रेज़ी की ध्वनियाँ हिंदी सीखने से ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमारा यह जानना भी ज़रूरी है कि कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो एक भाषा में होती हैं और दूसरी भाषा में बिल्कुल नहीं होती। ऐसी स्थिति में जिस भाषा भाषी को उस ध्वनि का पता नहीं होता, कभी सुना नहीं होता, कभी बोला नहीं होता, उसे बोलने में, उच्चारण करने में, उस ध्वनि को निकालने में बहुत कठिनाई होती है। कोई कोई तो आजीवन निकाल ही नहीं पाते उसको। अंग्रेज़ी में कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी हैं, 3-4, जो हिंदी भाषा में नहीं पाई जाती। इसलिए हिंदी भाषियों ने कभी उन्हें सुना ही नहीं, कभी बोला नहीं, और क्रमशः बड़ा होते होते उनकी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है गले की और जिह्वा दांत के पोजीशनिंग की कि वो उन ध्वनियों को कभी निकाल नहीं पाते। बच्चे इन ध्वनियों को तुरंत सीख सकते हैं, बड़े भी थोड़ा प्रयास करके सीख सकते हैं। अपने उच्चारण के स्थानों को, जिह्वा को, दांत को, गले को कैसे पोजीशन करें कि वे ध्वनियाँ निकल पाएँ, ये सीखने पर वे बोल सकते हैं। इसलिए आशा बड़ों के लिए भी बनी हुई है। हम थोड़ा समझ लें इस बात को कि वो कौन सी ध्वनियाँ हैं जो अंग्रेज़ी में है मगर हिंदी में नहीं हैं। हम बाद में भी इस पर विशेष चर्चा करेंगे और थोड़ा संकेत तो हम पहले भी दे चुके हैं आपको। एक इंटरेस्टिंग बात भाषाओं के विषय में यह है कि जब कोई ऐसी ध्वनि हम सुनते हैं विदेशी भाषा की जो हमारी अपनी भाषा में नहीं है, तो हम उसे उसकी निकटतम ध्वनि के खंदे में दिमाग में डाल देते हैं। अपने आप दिमाग स्वयं ही डाल देता है और हमको उस अपनी ध्वनि के अनुसार वह ध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे हम इंग्लिश की एक निराली ध्वनि को लें जो हिंदी में नहीं पाई जाती, ज, जो प्लेजर में पाई जाती है, ट्रेजर में पाई जाती है, कन्फ्यूजन में पाई जाती है, विजन में पाई जाती है, ज ध्वनि। अब यह ध्वनि जब अंग्रेज़ बोलता है तो हम उसे सुनते हैं या तो ज के रूप में, मुलायम ज के रूप में, या कड़ी ज के रूप में, कभी कभी झ के रूप में और श के रूप में, तालबे श के रूप में। आप स्क्रीन पर यह चित्र देख रहे हैं जो यह दिखाता है कि एक अंग्रेज़ी ध्वनि जो है उसे कैसे हिंदी भाषी या दूसरी भाषा के लोग निकटतम मस्तिष्क के बक्सों में डालकर सुनते हैं। जब वे इस ध्वनि को सुनते हैं तो उसे मस्तिष्क उनका निकटतम बक्से में डाल देता है और उन्हें यह लगता है कि हम वही अपनी ही ध्वनि सुन रहे हैं और उसे वो उसी प्रकार से बोलते भी हैं। अब देखिए, ये एरोज ये शो कर रहे हैं कि इस र ध्वनि को, इस अंग्रेज़ी र ध्वनि को जो कन्फ्यूजन में है, हम या तो मुलायम ज के रूप में सुनते हैं, या झ के रूप में सुनते हैं, या फिर ज के रूप में सुनते हैं, कड़ी ज के रूप में। कोई कोई तो इससे बक्से से बाहर जाकर इसे तालबे श के रूप में भी सुनते और बोलते हैं। इसी प्रकार यह चित्र देखिए, ये 3 अंग्रेजी ध्वनियां दिखा रहा है। मुलायम फ पहले एफ से, उसके बाद थ टीएच से। यह ध्वनि हिंदी में नहीं है, थ जैसी लगती है सुनने में आपको। और उसके बाद स ध्वनि, जिसे दंत स कहते हैं हम। अब इस ध्वनि के बाद टीएच के बाद का बक्सा खाली है, क्योंकि उसके बाद जो हिंदी वाली नीचे ध्वनि है थ, वो अंग्रेजी में नहीं है, इसलिए वह बक्सा खाली है ऊपर। और टीएच के नीचे का बक्सा इसलिए खाली है क्योंकि उसके समकक्ष ध्वनि हिंदी में नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि जब वह स ध्वनि बोली जाती है तो उसे हम फ के रूप में सुनते हैं और फ के रूप में ही बोलते हैं। कुछ लोग उसे थ के रूप में सुनते हैं और थ के रूप में बोलते हैं। और तीसरा बक्सा जो स का है, कुछ लोग इसे स के रूप में भी सुनते हैं और स के रूप में बोलते हैं। जैसे THIN के थिंक को कुछ लोग फिंक की तरह सुनते और बोलते हैं। थिंक को कुछ लोग थिंक की तरह सुनते और बोलते हैं, और इसी थिंक को कुछ लोग सिंक की तरह सुनते और बोलते हैं। और उन्हें समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि उनका मस्तिष्क इस प्रकार कंडीशन्ड है कि वो इसी को इस प्रकार सुनते हैं या उस प्रकार सुनते हैं और वैसे ही बोलते भी हैं।
जल्दी ही हम इन सारी ध्वनियों पर अलग अलग विशेष चर्चाएं करेंगे और आप यह आश्वस्त रहें कि इन सभी ध्वनियों को आप पहचान भी पाएंगे मूल रूप में और मूल रूप में बोल भी पाएंगे। आपको आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रयास के बाद और सही मार्गदर्शन के बाद आप इस बात में समर्थ हो पाएंगे कि इन मूल अंग्रेजी ध्वनियों को पहचान भी सकेंगे और उनको उन्हीं के स्वरूप में बोल भी पाएंगे। तो चलते हैं अगले लेसन तक।